अच्छा जी, अब हम लोग अपने फर्दर डाटा एनालिसिस के अंदर थोड़ा डीप डाउन जाते हैं, जिसमें हम करते हैं फैक्टर एनालिसिस, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, नॉर्मेलिटी टेस्टिंग, और फिर हम लोग करते हैं आउटलायर टेस्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो फैक्टर एनालिसिस होता है ना, वो हम इसलिए करते हैं कि जो हमने वेरिएबल रिलेटेड इतने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होकर उस वेरिएबल का सही से मेजर कर पा रहे हैं भी हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर एनालिसिस ना हम हमारे लिए हेल्प करता है कि, और रिलायबिलिटी टेस्टिंग भी, कि हम जो सवाल सही से मेजर नहीं कर पा रहे ना, उनको लैदा करते हैं, अपना क्वेश्चन छोटा करते हैं। ठीक है, खुद से कोई क्वेश्चन आपने नहीं निकालना। ये डाटा एनालिसिस के ये टेस्ट आपको बताएंगे कि कौन सा सवाल निकालना है, कौन सा सवाल नहीं निकालना। खुदा का वास्ता है, खुद से कोई एडिटिंग नहीं करनी, एडिटर दूसरे एडिटर। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपने फैक्टर एनालिसिस के लिए एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर, जो वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनको इधर पेस्ट करना है। डिस्क्रिप्टिव पे जाएं, के एम ओ एंड बाटले टेस्ट, एक्सट्रैक्शन पे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, रोटेशन, वेरी मैक्स। ठीक है, ओके। जब आपने ये फैक्टर एनालिसिस कर दिया, ठीक है, तो अगर आप इस वाले टेबल पे आए, ठीक है, जो ये टेबल बना होगा रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स, इसमें हर रो के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, वो देखें। AC1 की सबसे बड़ी वैल्यू फर्स्ट कॉलम में है, AC2 की सेकंड कॉलम में है, ठीक है, AC3 की सेकंड में है, AC4 की सेकंड में है, AC5 की सेकंड में है, AC6 की सेकंड में है। इसका मतलब पहले वाले के अलावा, ठीक है, बाकी सारे जो है वो कंबाइंड है, वो सेकंड कॉलम के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब कि AC1 सबसे अलग क्वेश्चन है, वो सही से मैयर नहीं कर पा रहा, बाकी सारे एक सीध में है, तो ये सारे एक क्वेश्चन यानी सही से मैयर कर पा रहे हैं, तो हम इसको निकाल देंगे, बाकी 4 रख लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने साथ साथ रिलायबिलिटी टेस्टिंग करते हैं और साथ साथ ही उसका कंपोजिट वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो रिलायबिलिटी टेस्टिंग के लिए एनालाइज, ओए हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपने, ये तो बाद की बात है ना, सबसे पहले देखना फैक्टर बन भी सकते हैं या नहीं, उसके लिए आप ऊपर जाओ। ठीक है, केएमओ एंड बार्टले टेस्ट में सिग्निफिकेंस वैल्यू देखो, सिग्निफिकेंस वैल्यू अगर 0.05 से छोटी है, इसका मतलब हाँ फैक्टर बन सकता है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो फैक्टर बन सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है, 7.708, जो 60% से ज़्यादा है। ठीक है, 60% से ज़्यादा हो तो ठीक है, गुड है। ठीक है, और अगर 70% से ज़्यादा हो तो वेरी गुड, तो ये 70.8% ठीक है, तो वेरी गुड है, ओके बन सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो नीचे है वो आपको ने देख ही लिया कि ये एक साइड पे है, ये सबसे अलग, बाकी एक में है, तो ये सारी सीध में आ रहे हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी टेस्टिंग में क्या करना होता है, रिलायबिलिटी टेस्टिंग में करना है ये स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो उसने AC1 निकाल दिया कि जी वो सही से मैयर नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब जो बाकी बच गए उनको डाल के देख लो कि उनमें से भी कोई निकल सकता है या नहीं, उसको एक साइड पे डालो। स्टेटिस्टिक्स, स्केल इफ आइटम डिलीटेड, ये ऑप्शन जरूर चेक करना, कंटिन्यू, ओके। जब जब हम स्केल इफ आइटम डिलीटेड की ऑप्शन हमने चेक कर लिया है, ठीक है, वैसे हमारी रिलायबिलिटी जो होती है ना, 70, 80 और 90 होती है। 70% होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर, 80% होती है बेसिक रिसर्च के अंदर, और 90% होती है उसके अंदर, क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, अप्लाइड रिसर्च के अंदर। लेकिन अब यहाँ तो 60% ही आ रही है, ठीक है, 67%। अब आपने ये वाली देखनी है कि इस किसी सवाल को निकाल के रिलायबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, तो देखो AC2 को निकाल दोगे तो 0.6, ये देखो क्रॉमबैक सल्फा इफ आइटम डिलीटेड, यानी अगर आप ये आइटम डिलीट कर दोगे तो रिलायबिलिटी इंप्रूव होके 68% हो जाएगी। इसके अलावा बाकी किसी को भी डिलीट करोगे तो 68% नहीं हो रही। याद रखना, रिलायबिलिटी के लिए क्वेश्चन 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, एक सवाल पे रिलायबिलिटी नहीं लगती। ठीक है, तो अब ये 4 सवाल है जिसमें 5 सवाल है जिसमें से कह रहा है मजीद के दूसरा वाला निकाल दोगे तो रिलायबिलिटी 68% हो जाएगी। तो हम दूसरा वाला निकाल के कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो एनालाइज करते हैं, स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस, इसको निकाल दो। ठीक है, वापस डालो इसको, तो ये देखो 68% रिलायबिलिटी हो गई, इंप्रूव हो गई है। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकती, तो हम क्या करते हैं, हम फिर इसका कंपोजिट वेरिएबल बना देते हैं, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल। ठीक है, अब ये देखो आपने करना क्या है, आपने करना है मीन, पहले 2 तो निकल गए। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, AC3, AC4,
AC5 AC6, ठीक है। ये आपने इधर डाला, इसको कर दो AC2.0, ठीक है, ओके। ये आपका आपने कंपोजिट वेरिएबल बना लिया होगा, ठीक है। तो ये नीचे जाके देखो, सॉरी बहुत ही नीचे चले गए हैं, ये AC2.0, यानी जब आपने सबसे पहले उसका फैक्टर एनालिसिस कर लिया सब सवालों के, ठीक है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक अगर सारी एक साइड पे हो, बाकी सारी एक साइड पे हो, तो जहाँ ज़्यादा वैल्यूज होती हैं उन सवालों को आपने कंबाइन करना, वो एक सीध में होती हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करी होते हैं, बाकी वो एक सवाल उनसे अलहदा होता है तो उनको आप नहीं लेते। फिर रिलायबिलिटी टेस्टिंग करके फर्दर देख लेते कि कोई सवाल अलहदा होने वाला है या साथ रहेगा, और उसके बाद उनका कंपोजिट वेरिएबल बना लेते हो। इस तरह आपने करते जाना और सबके ये आपने इस तरह कंपोजिट वेरिएबल्स बना लेने हैं, ठीक हो गया। ये देखो, इसके उन्होंने जो है वो कंपोजिट वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। अच्छा, अब नॉर्मेलिटी टेस्ट। नॉर्मेलिटी टेस्ट होता है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। नॉर्मेलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी हिसाब से हमने पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करते हैं। एक बात याद रख लो, नॉर्मेलिटी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल की चेक होती है, डीवी की चेक होती है, ये बात पल्ले बांध लो। कोई भी एनालिसिस होता है, हमारे रिसर्चर का मेन थीम क्या होता है, मेन वेरिएबल कौन सा होता है, वो डीवी होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो नॉर्मेलिटी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल की चेक होती है। मैं वैसे बता देता हूँ कि नॉर्मेलिटी कैसे चेक करते हैं। एनालाइज पे जाओ, नॉन पैरामेट्रिक, लेगेसी डेलॉग्स, वन सैंपल केएस, ठीक है। तो जब हम इस पे जाएंगे, ठीक है, और इसमें जो अच्छा नॉर्मेलिटी आपने चेक करनी है जो कंपोजिट वेरिएबल बनाया है उनकी, ठीक है। जो बाकी वेरिएबल है उनमें से किसी को कुछ नहीं करना, जो कंपोजिट वेरिएबल बनाया ना उनकी नॉर्मेलिटी चेक करती है, ठीक है। मैं इसको उठाता हूँ, इधर डालता हूँ, ओके। ये देखो, इसकी नॉर्मेलिटी है 0.016, यानी 0.05 से छोटा है, तो नॉर्मेलिटी अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी अजम्पशन फुलफिल नहीं होगी तो इसका मतलब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा, ठीक है। आप चार पांच वेरिएबल्स की इकट्ठी नॉर्मेलिटी भी चेक कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे नॉन पैरामेट्रिक सेक्स, लेगेसी डेलॉग्स, वन सैंपल केएस, ठीक है। मैं इसको रीसेट करता हूँ। अगर मैं जाऊँ, क्या नाम है, अ, इसके ऊपर, एक मिनट, अब बहुत ज़्यादा इसमें ऐड हुए हैं ये वाले, ठीक है। इन सबको उठा के मैं इधर डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये तीन चार वेरिएबल हैं, तो सबकी देख लो। एक इसकी है 0.016, इसकी है 0.0005, 0.0004, 0.0012, किसी की भी 0.05 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब डाटा जो है वो नॉन पैरामेट्रिक है, नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नॉर्मेलिटी बेहतर कर सकते हैं अगर हम आउटलायर डिटेक्ट कर लें, ठीक है। आउटलायर कैसे डिटेक्ट करते हैं, एनालाइज पे जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर, ठीक है। इसके बाद जो भी आपने अभी वेरिएबल जिसकी भी नॉर्मेलिटी चेक की और जो नॉर्मेलिटी जिसकी ठीक नहीं आई, ठीक है, उसके आप आउटलायर चेक करना चाह रहे हो, ठीक है। इसको इधर डालो, ठीक है। तीन चार वेरिएबल्स के इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आपने देखना तो देख लो। स्टेटिस्टिक्स, आउटलायर्स, कंटिन्यू, प्लॉट्स में तो स्टेम एंड लीव्स चेक हुआ हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये स्टेम एंड लीफ एनालिसिस है, ठीक है। स्टेम एंड लीफ एनालिसिस में ये देखो, ये बेल शेप कर्व नहीं है। बेल शेप कर्व होता है, मैम ने बताया था, जो ऐसे करके ऐसे आ रहा हो, ठीक है, यानी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है और ऐसे नीचे आ रहा है, तो बीच में कर्व हो। यहाँ ये बीच में कर्व नहीं है, ये ऐसे जाके कर्व एंड पे आ रहा है, ठीक है। तो ये नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मजीद सेटिस्फेक्शन के लिए जरा नीचे जाओ, इस ये होता है रिस्कर प्लॉट, इसके ऊपर नीचे जो कुछ है वो आउटलायर है, ठीक है। तो अब इसमें आउटलायर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब आउटलायर एग्जिस्ट कर रहे हो तो डाटा जो है वो नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। अच्छा, मैं किसी और वेरिएबल की नॉर्मेलिटी आपको, सॉरी, आउटलायर चेक करके बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर, ठीक है। मैं इसको रीसेट करते हैं, ठीक है, और इसकी जगह हम डाल देते हैं अपना अगला वेरिएबल कोई भी, नॉर्मेटिव कमिटमेंट डाल देते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव कमिटमेंट, ओके, ठीक हो गया। अब इसमें अगर देखो तो ये भी
उस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बेल शेप नहीं आ रही, ठीक है, और इसके अंदर ये भी आउटलायर्स हैं। अब आउटलायर्स ख़त्म कैसे करते हैं? दो तरीके हैं यहाँ तो, एक बल्कि दो या दो से ज़्यादा तरीके भी हैं। एक तो ट्रिमिंग कर लो, 0.5% जो है वो आप इरेज कर सकते हो, वो मैम ने हमें बताया था, ट्रिमिंग कर लो डाटा की। ट्रिमिंग नहीं करनी तो जी स्कोर कैलकुलेट कर लो। और एक तरीका है कि इफ़ कंडीशन लगा दो, ठीक है। ट्रिमिंग में हमें पता है कि जी जो 3% डाटा या 5% डाटा तक हम ट्रिम कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर जी स्कोर कैलकुलेट करना है, मैं वैसे वो तरीका बता देता हूँ, ठीक है। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव्स, ठीक है। इसमें जाके आपने जौन सा वेरिएबल जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसकी आप कर रहे थे आउटलायर है जिसमें, उसको इधर करो, इसको टिक करो स्टैंडर्डाइज वैल्यू, ओके। ये आपका जी स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। जी स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। अब ज़रा देखो इसकी दोबारा से, इसका इसी का जो जिसका जी स्कोर कैलकुलेट किया ना, उसका आउटलायर निकालो, देखो आउटलायर नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक है। अब जाओ इसको रीसेट करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मेटिव कमिटमेंट निकाला था ना, ओके। अब ज़रा गौर से नीचे जाके देखो, लो जी, इसमें तो है, ठीक है। अच्छा कुछ भी देखो, मैंने इसका ना अफेक्टिव कमिटमेंट का निकाला था, ठीक है। अफेक्टिव कमिटमेंट में जब मैंने जी स्कोर कैलकुलेट करके किया था ना दोबारा, तो उसके आउटलायर नहीं निकले थे। ये देखो, ये अफेक्टिव कमिटमेंट जो था, जब मैंने उसका जी स्कोर कैलकुलेट किया था ना, तो उससे पहले पहले ये जी स्कोर कैलकुलेट करने से पहले पहले इफेक्टिव कमिटमेंट के आउटलायर्स थे, ठीक है। तो ये मैंने इसका जी स्कोर कैलकुलेट किया। जी स्कोर कैलकुलेट करने के बाद जब मैं नीचे गया, ठीक है, तो इसमें आउटलायर इसके ख़त्म हो चुके थे, वो स्टैंडर्डाइज उसने कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे अब उसका नहीं हो रहा, तो इसके बाद फिर हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इफ़ कंडीशन का इतना मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बहरहाल जी स्कोर लगा के भी आप उसके जो है वो आउटलायर्स को ख़त्म कर सकते हो। और अगर नहीं होते तो फिर इफ कंडीशन लगती है। दो तीन तरीके हो गए, या तो डाटा ट्रिम कर लो, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि आप 5% से ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके यहाँ तो फिर जी स्कोर लगा लो। जी स्कोर के बाद एक अलहदा हल बचता, अगर इन दोनों से भी डाटा ट्रिम होकर नहीं सही होता फिर भी आउटलायर्स बचते हैं, ठीक है। एक कंडीशन थी जिसमें इफेक्टिव कमिटमेंट के अंदर आउटलायर्स जी स्कोर से ट्रिम हो गए थे, पहली होती है 5% तक की ट्रिमिंग, ठीक है। वो अक्सर होता है कि फिर भी आउटलायर्स रह जाता है, फिर हम जी स्कोर कैलकुलेट करते हैं। जी स्कोर मैंने करके दिखा दिया, एक का हो गया, एक का भी रह गया, ठीक है, इसका रहता है एनसी वाले का। तो अगर फिर भी नहीं होता तो फिर हम इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन का मैं आपको नहीं बता रहा, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ना हमें मैम ने पढ़ाई है ना हमें मैम ने जी स्कोर पढ़ाया था, वो मैंने वैसे ही अपने तौर से बता दिया। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट।